हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का फिलर फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस में जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे जैसे आप क्लास में जुड़ते जाएंगे, अपनी प्रेजेंस शो करते जाएंगे और वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है कि नहीं, थोड़ा एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। जो जो क्लास में आते जाएंगे वो अपना प्रेजेंस शो करते जाएंगे। ज्योत्सना जी, गुड इवनिंग। ओके, क्लियर है, ठीक है, वेरी नाइस। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी। थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं सभी बच्चों के आ जाने का। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल टाइम से आप सभी के पास पहुँच जाऊँ, ताकि हमारी क्लास जो है बिल्कुल ऑन टाइम स्टार्ट भी हो पाए और अच्छे से क्लास पूरा समय लेकर के हम अच्छे से जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो कर पाएँ। मीरा जी, वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? क्या सिर्फ आप हिंदी, इंग्लिश इसमें कर रहे हैं? मैथ्स में आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। हमेशा से ही मैथ्स को जैसे कहा गया है कि वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं से भी नंबर नहीं कटते। लैंग्वेज में तो फिर भी हमारा ये होता था कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हैंड राइटिंग में हमारे नंबर कटते थे, कुछ एक्सप्लेनेशन में गलती होती थी। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स हमारे आ जाते हैं। माही जी, प्रतीक्षा जी, लेखनी जी, प्रियंका जी, वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा, सब लोग जुड़ गए हैं टाइम से, नाइस। तो फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर। और कुछ छोटे छोटे मैं वीडियोस आप लोगों के लिए डाल रही हूँ जो कि आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होंगे, यादगार भी रहेंगे, क्योंकि विद पिक्चर है। तो मूविंग मतलब एक वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप शॉर्ट्स में ज़रूर देखिए, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि एवरीडे एक छोटी सी चीज़ को लेकर के आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे कि आपको समझ में आए, है ना। और लेखनी जी, जो कल आपने कहा था उसके लिए मैंने आज सिलेबस ऐड किया है, तो आपको सिलेबस देखने मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, मुझे याद रहता है सब चीज़, ठीक है। और माही जी, क्या हो गया? मैम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टेलीग्राम है उसमें ज्वाइन नहीं हुई हूँ। टेलीग्राम में आप ज्वाइन क्यों नहीं हुए? आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए उसमें। और हमारे जो ईवीएस का जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो मैं उसमें मैसेज डाल देती हूँ, जैसे कभी किसी दिन क्लास नहीं हो पाती है तो वहाँ भी मैं मैसेज एक डालती हूँ, ताकि आप लोगों से एक कनेक्टिविटी बनी रहे। हमारा टेलीग्राम में होने का कारण यही है कि वहाँ एक हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, बस। कोई चार्जेस आपको नहीं लगते हैं, सिर्फ जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं वैसे ही हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। एक मतलब कन्वीनियंट हो जाता है, हम लोग के लिए आसान हो जाता है एक दूसरे से जुड़ना। आप वहाँ भी मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि टेलीग्राम पे भी आप लोग कोई क्वेरी नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप वहाँ लिखिए कि मैडम सिलेबस भेज दीजिए, मैडम ये समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भेजिए। टेलीग्राम बनाया ही इसलिए गया है कि अगर आप लोग को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। वॉइस मैसेज आप डाल सकते हैं, आप रिटर्न लिख के कोई मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें ज्वाइन ज़रूर करिए जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है। एक बार और ट्राई करिए माही जी, सब लोग ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। नितेश जी को भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी बीच में, बट उन्होंने भी फिर ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। चलिए एक बार और ट्राई करिए, मेरे कहने पे हो जाएगा। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी, क्योंकि इतने लोग हमारे ज्वाइन हैं, अब 50 हैं,
तो आप क्यों नहीं हो पाएंगी? तो एक बार और ट्राई करके देखिए, ठीक है। अफसाना जी गुड इवनिंग। ओके, आपका भी नहीं हो पा रहा है लेखनी जी, ऐसा क्यों है? लेकिन इतने लोग तो आराम से ज्वाइन हो गए हैं सभी, कहीं कुछ तो गलतियां आप कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। एक दो बार और ट्राई करके देखिए। मैंने बात की थी वैसे सर से, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ओके ट्राई किया था आपने अभी, ठीक है। मैं एक बार हमारे जो सर हैं उनसे भी एक बार मैं बात करके देखती हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है, कि आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। प्रभा जी गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताना ज़रूरी है कि हमारी ये सीटेट की टीम है, जिसमें वर्षा मैम सोशल स्टडीज़ लेती हैं 9 AM पर मॉर्निंग में, है ना। और चंद्रशेखर सर जो है मैथ्स लेते हैं 10 AM पर। सुखवंती मैम इंग्लिश लेती हैं 1 PM पर। CDP लेती हैं रितु मैम 3 PM पर। आरती मैम हिंदी लेती हैं 10 PM पर। और मैं सोनाली, जो EVS आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 के लिए, मैं 6 बजे आपकी क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो क्लास होती है ये मंडे टू सैटरडे एवरीडे होती है, और संडे आप लोग की छुट्टी रहती है, ठीक है। और हमारी जो ये क्लासेस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगते, और टेलीग्राम पे भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा माही जी, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इस तरह से, जैसे अभी आप मैसेजेस कर रहे हैं इसमें भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडियो में बाद में भी आप अगर मैसेज करेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं, कोई अगर दिक्कत होती है तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जो ज्वाइन फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ओके ठीक है, इसके लिए भी हमें बात करनी पड़ेगी, हम मीटिंग होती है हमारी भी, तो हम सर से बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। आरिफ जी गुड इवनिंग। शिवम जी आपको भी गुड इवनिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों ने कहा था कि हमारा जो है एक टाइमर होना चाहिए, है ना। बट टाइमर का मुझे थोड़ा सा, शायद मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण टाइमर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। बट मैंने दूसरा एक तरीका निकाला हुआ है। टाइमर आपको दिखाई नहीं देगा, बट जब मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगी ना, उसके बाद 20 सेकंड के बाद जो है आंसर अपने आप आपको शो हो जाएगा स्क्रीन पे। तो आज आपका काम ये रहेगा कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगी तो फटाफट आपको आंसर देना है, क्योंकि आंसर 20 सेकंड बाद अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है आज की क्लास करेंगे, जिसमें टाइमर दिखाई नहीं देगा बट चलता रहेगा। दिखना ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर शो कर देगा वो, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हमने देख लिया। कल हमारा डिस्कशन हुआ था, एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा गलती हुई थी मुझसे, तो वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सभी सुनेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, जिसको लागू कब किया गया था, इसको लेके थोड़ा सा हमारा डिस्कशन हुआ था, और थोड़े डाउट्स थे, मेरी तरफ से थे और आप लोगों की तरफ से थे। आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे थे और गलती मुझसे हो गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये 1972 जो आप लोगों ने आंसर किया था वो बिल्कुल राइट है, और मैंने आपका जो नोट्स बनाया है उसमें भी इसको करेक्ट कर दिया है, इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्दर, ठीक है। तो आप सभी भी टीचर हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कभी कभी हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं दिमाग से और गलतियां हो जाती हैं, तो सॉरी फॉर दैट। आगे मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, क्योंकि एग्ज़ाम की बात है, तो मुझे भी काफ़ी रिग्रेट फील हुआ इस चीज़ के लिए। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ओके। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है माही जी, तो हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोग का टाइम शुरू हो जाएगा, और फिर आंसर 20 सेकंड में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक सिलेबस जो है आपने बोला था शो करने के लिए, ये सिलेबस मैं शो कर ले रही हूँ। जिनको भी सिलेबस की दिक्कत है वो इसको देख लीजिए अच्छे से, और बाद में जब वीडियो आप देखेंगे तो इसको पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर इसको अपना नोट डाउन करके आराम से रख लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा 6 थीम्स है, और 6 थीम में जो फर्स्ट थीम है उसके 4 सब थीम्स हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नोट्स आपको जो स्क्रीन पे नंबर शो होता था, लास्ट में भी शो होगा नंबर आपको मिल जाएगा, तो वो नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से नोट्स आपको मिलने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जिन्होंने भी नोट डाउन नहीं किया है, स्पेशली लेखनी जी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ओजोन ऊपरी वायुमंडल में किसके साथ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है? ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन विथ अल्ट्रावायलेट सौर विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण, दृश्यमान प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। नंबर 1 डाल के आंसर करेंगे। तो आंसर आपके सामने आ गया 20 सेकंड में। आंसर है इसका ए। कई लोग लेट हो गए हैं तो वो अपनी स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहां आपको टाइमर शो नहीं कर रहा है, बट 20 सेकंड में आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो देखिए, एक आपको क्लियर कर देती हूँ पिक्चर आगे, और मैं जो क्वेश्चंस लाऊंगी उसमें पिक्चर्स भी रहेंगे। आज शॉर्टली बता दे रही हूँ कि जो ओजोन की लेयर होती है, वो जो हमारा पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, इसके चारों ओर एक वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ऊपर हम किसको देखते हैं कि एरोप्लेन उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, तो वो एक फर्स्ट लेयर होती है। ठीक है, जहाँ पे चिड़िया उड़ती है बिल्कुल पास में होती है आसमान के। और फिर एरोप्लेन जो है वो काफ़ी ऊंचाई, वो फर्स्ट लेयर जो है उसमें आप एरोप्लेन को समझिए कि एरोप्लेन की जो हाइट होती है वो हमारी फर्स्ट लेयर है। ठीक है, और जो उसके ऊपर होगी सेकंड लेयर, वो ओजोन की एक परत, उस सेकंड लेयर में ओजोन की परत होती है, मतलब एक कवरिंग होती है जिसके थ्रू जो सन की जो लाइट है वो हमारे पृथ्वी तक आती है। तो वो एक छतरी का काम करती है। वैसे तो ओजोन जो है वो हमारे मतलब एटमॉस्फेयर में होती ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन जो अपर लेयर होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, बहुत शुद्ध होती है। और जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे हमको बचाती है। लेकिन जो नीचे जो होती है ओजोन, जो होती है वायु जो है, ओजोन तो एक वायु है ना, वायु का मंडल, वायुमंडल में ही वो भी है। तो जो गैस होती है, ओजोन गैस जो ज़मीन में, वो बहुत अच्छी नहीं होती है और हानिकारक होती है लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो ऊपरी लेयर है वो बहुत अच्छी होती है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आपको याद रखना है कि 20 में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। क्लियर है सभी को? वो आप लोग सब जोड़ते जाएंगे ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। सरदार सरोवर परियोजना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? गंगा, यमुना, कावेरी या नर्मदा? टाइम शुरू होता है अब। आंसर आ चुका है। ओके, ये हम आगे बढ़ गए हैं। सेकंड पे आ जाते हैं, गलती से हम एक स्लाइड आगे बढ़ गए थे। तो हमारा इसका जो आंसर है ये क्या है? डी। और डी है नर्मदा। नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पर बना हुआ है? यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है वो सभी बिल्कुल राइट हैं। और दीपक जी आ गए हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स टू यू कि कल जो आंसर हमारा डिस्कशन था आपने उस चीज़ को कहा। 1972 जो इम्प्लीमेंटेशन था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो लागू हुआ था, दैट इज़ 1972। यू ऑल आर राइट। ओके, तो वो हमने सॉल्यूशन बता दिया था।
जो डाउट था वो भी आप लोगों को क्लियर कर दिया था। ठीक है बबीता जी नमस्ते। ठीक है सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ना पूछें। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1936 में भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1936 इज दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर आ चुका है सी। सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी सी आंसर किया है वो जीत गए हैं भाई, उनका एक नंबर और बन जाता है। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ उत्तराखंड में ये है दीपक जी, वेरी नाइस, बहुत आपकी जानकारी पक्की है। और ऐसे ही स्टूडेंट जो हैं मुझे अच्छे लगते हैं कि वो अपनी जानकारी जो है साथ साथ यहाँ बाकी स्टूडेंट्स को भी देते जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बताने वाली ही थी कि आपने खुद बता दिया। तो उत्तराखंड में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापित है, बहुत ही सुंदर है ये। मेरी एक फ्रेंड वहाँ जा चुकी है तो उन्होंने बताया था कि बहुत ही सुंदर है उद्यान जो है, और वहाँ रहने के लिए भी लोगों की जो पर्यटक जो आते हैं उनके रहने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है वहाँ पे। तो ये सब बहुत मतलब अच्छा वहाँ पे एक अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ पे आएँ, है ना। ताकि वो जो जगह है, लोग आने से क्या होता है कि उन पे थोड़ा सा फंड भी जमा होता है और वहाँ पे कई चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है। क्योंकि क्या है कि जो लोग आते हैं वो कुछ फंड वगैरह भी दे के जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं आगे राष्ट्रीय उद्यान में काम भी आती हैं। तो ये चार्जेस वगैरह भी वहाँ लगते हैं और काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा वहाँ का सब कुछ है। तो ये हो गया। आपको फर्स्ट आपको याद रखना है कि पहला जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है अच्छा आज अवनी जी आ गई हैं, वेरी गुड अवनी जी। हाँ हाँ प्रेजेंट में अभी रामगंगा हो गया है, हाँ। लेकिन जिम कॉर्बेट के नाम से ही अभी भी उसको जाना जाता है और मतलब एक नाम जो है दिलो दिमाग में अभी भी बसा हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है, देखिए कि जो प्रेजेंट नेम है उसका अभी क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बट क्वेश्चन पेपर में मैंने जो देखा है वो अभी भी जिम कॉर्बेट के नाम से ही पूछा जा रहा है। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी एक एक्ट है, केम इनटू फोर्स इन, मतलब भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस सन में लागू हुआ था। ठीक है टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट आंसर करेंगे। कल हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पढ़ा था, आज है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसको कहीं आप लोग नोट डाउन करके रखिए ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। अवनी जी जो हैं वो हमारी सबसे लिटिल मेंबर हैं और 6 क्लास में हैं, जो ओलंपियाड की तैयारी कर रही है हमारे साथ, तो इसलिए उनका थोड़ा मोस्ट वेलकम रहता है क्योंकि सबसे छोटी मेंबर हमारी अवनी जी हैं ग्रुप में। आंसर सबको करना है, फटाफट आंसर करिए। ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नाइस क्लास, नाइस एनवायरनमेंट, वेरी गुड। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और डेट इसका बस बता देती हूँ कि 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986। ठीक है डेट आपको मैं बता दे रही हूँ। हेलो ज्योति जी। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक्वेरियम एक डैश पारिस्थितिकी तंत्र है। एन एक्वेरियम इज एन इकोसिस्टम। कैसा इकोसिस्टम है? एक्वेटिक है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, आर्टिफिशियल है, या बोथ ए एंड सी। जलीय है, स्व विनियमन होता है इसमें, कृत्रिम है, या दोनों है, ए और सी। फटाफट आंसर करिए। आंसर आ चुका है और ऑलमोस्ट सभी का आंसर जो है वो सही आ रहा है। नाइस, वेरी गुड। तो डी इसका आंसर है, क्योंकि देखिए एक्वेरियम जो है वो जलीय भी है, मतलब एक्वेटिक भी है, और ये आर्टिफिशियल भी है। एक्वेरियम किसको कहा जाता है? जो कांच का बना हुआ घरों पे रखा जाता है, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं पानी भर के। तो ये पानी में है इसलिए जलीय भी होगा, और कृत्रिम है क्योंकि इसको हमने खुद बनाया है। और मतलब ये कृत्रिम नहीं होके नेचुरल कब होता, प्राकृतिक कब होता? जैसे कि जलाशय वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये अपने आप अगर बने हुए हैं, कहीं पे पानी भर गया है, तो दैट इज़ नेचुरल, ठीक है, वो प्राकृतिक होंगे। लेकिन इसको क्या किया गया है? हमने इसको बनाया है। तो एक्वेरियम का मतलब होता है कि एक कांच का जार होता है, जैसे आप कई बार देखिएगा कि अक्सर मैंने देखा है डॉक्टर्स के वहाँ पे रहता है, ये सामने रखा हुआ होता है, कांच का बना हुआ एक जार जैसा होता है, और उसके अंदर जो है पानी का एक पंप लगा होता है, पानी भरा हुआ होता है, बहुत तरह तरह की सुंदर सुंदर फिश उसमें होती हैं। तो जिन लोगों को पेट्स का बहुत शौक होता है वो इसको घरों में पालते हैं। जो ये फिश होती हैं, ये खाने वाली फ़िश नहीं होती, जो लोग खाते हैं वो फ़िश नहीं होती है, ये एक्वेरियम में पालने वाली ही फ़िश होती हैं, ठीक है, जिनको कि एक्वेरियम में पाला जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो जलीय है क्योंकि उसमें पानी होता है, और उसको हम बनाते हैं, खुद से उसको सेटअप करते हैं, पानी भरते हैं, उसमें पंप लगाते हैं, तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या करना पड़ता है? हमको एक मोटर लगाना पड़ता है, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, फिर उसमें मेडिसिन देना पड़ता है, उसमें खाना डालना पड़ता है। और मैं आपको ये क्लियर इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने घर में एक एक्वेरियम रखा हुआ है, मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत प्राकृतिक चीज़ों को पसंद करती हूँ, बहुत नेचुरल जो चीज़ें रहती हैं उससे अटैच्ड हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या होता है कि इसमें हमको सारा कुछ अरेंज करना पड़ता है, इसलिए ये बी वाला जो ऑप्शन है इसमें नहीं होगा, और इसका राइट आंसर होगा ए एंड सी। क्लियर है आप सभी को? किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ज्योति जी, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जेरोफाइट्स। फटाफट आंसर करिए। तो इसका आंसर आ गया आपके सामने, डी इसका राइट आंसर है। बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, फटाफट आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जेरोफाइट्स। तो मैं फटाफट एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ये जो चार अलग अलग हैं ये किस किस लिए हैं, और नोट डाउन आप करते जाइए साथ साथ, ठीक है। जो हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रो से ही आप समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, किससे बनेगा? हाइड्रो मतलब वाटर, हमेशा याद रखिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना, हाइड्रो पावर प्लांट ऐसा करके बोलते हैं। तो ये हाइड्रो मतलब जो पानी में उगने वाले पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स,
ठीक है, वो पानी में होंगे। मेसोफाइट्स वो होंगे जो नॉर्मली हमें ज़मीन पे दिखाई देते हैं, नॉर्मली हम जो देखते हैं पेड़ पौधे उगे रहते हैं, दैट इज़ मेसोफाइट्स, ठीक है, सिंपली। और हेलोफाइट्स वो होते हैं जो नमकीन पानी वाले जगह पे उगते हैं, ठीक है। जैसे कई सारे आप देखेंगे नदियों वगैरह के तालाबों के किनारे रहते हैं, थोड़ा नमकीन पानी जहाँ रहेगा वहाँ ये तरह के जो पौधे होते हैं वो होते हैं हेलोफाइट्स। और ज़ेरोफाइट्स होते हैं बहुत ही सूखी जगह पर, शुष्क स्थानों में, ड्राई प्लेसेस पे उगते हैं, दैट इज़ ज़ेरोफाइट्स। क्लियर हो गया? चारों मैंने आपको क्लियर कर दिए, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स और ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण चट्टान या मिट्टी के कणों का घिसाव और परिवहन होता है, देखिए घिसाव भी हो रहा है, परिवहन भी हो रहा है, दोनों चीज़ हैं, इनको ध्यान देना है आपको, वो कहलाती हैं द प्रोसेस दैट कॉज वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ रॉक और सॉइल इज कॉल्ड। लवणीकरण, मिट्टी गठन, क्षरण, भूस्खलन। आंसर है इसका सी। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसके कारण, देखिए कुछ लोगों ने डी भी आंसर किया है और ए भी आंसर किया है थोड़ा सा, है ना। तो लवणीकरण भी आंसर किया है कुछ लोगों ने, भूस्खलन भी किया है। लैंडस्लाइड जहाँ हो जाता है तो वहाँ भी आप देखेंगे कि एक जगह से मिट्टी या चट्टान जो है टूटकर दूसरे जगह तक पहुँचती तो है। तो इसमें आप देखेंगे कि ऊपर आपको 2 पॉइंट लिखा है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। अगर कुछ लोगों को डाउट होगा कि भाई लैंडस्लाइड से भी तो एक जगह से दूसरे जगह तक मिट्टी पहुंच जा रही है, परिवहन तो हो रहा है, लेकिन घिसाव वाली बात इसमें कही गई है, कणों का घिसाव होता है। जहाँ घिसाव वाली बात आती है वहाँ जो है इरोजन शब्द यूज़ किया जाता है, क्षरण होता है, मतलब उसका घिसना या कटना शुरू हो जाता है मिट्टी का। तो ये जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, घिसाव और परिवहन, मतलब मिट्टी घिसती रहती है और एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होती है, कट कट कर या तो बह जाती है पानी के थ्रू या हवा से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। और ये तब होता है जब मिट्टी में किसी भी तरह का पेड़ उगा हुआ ना हो, वहाँ कोई घास ना हो जिसके कारण उसके जड़ों से मिट्टी बंधी हुई हो, ठीक है। बंधी हुई नहीं होने के कारण ही क्या होता है, मिट्टी का कटाव या इरोजन होता है सॉइल का, ठीक है। तो भूस्खलन जो है वो परिवहन तो होगा लेकिन घिसाव इसमें नहीं होगा। घिसाव आपका इरोजन में, क्योंकि ये दोनों हमको वर्ड लेके चलना है इसलिए। हाँ, वाटर में ज़्यादा होता है, क्या होता है कि मिट्टी बिल्कुल कट के और तुरंत दूसरे जगह बह जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा जहाँ देखेंगे कि फ्लड आ जाता है, बाढ़ वाली सिचुएशन होती है, तो वहाँ अक्सर ये परेशानी देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल कंज्यूमर्स आर, सभी उपभोक्ता क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज होते हैं। स्वपोषी, मांसाहारी, विषमपोषी, ये सभी। टाइम्स शुरू हो जाता है आपका, आंसर करिए। आप लोग आंसर करते जाएंगे, कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोग को समझाऊंगी इस बारे में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आंसर करिए, जो समझ के आप आंसर कर सकते हैं आंसर करिए। और इसका राइट आंसर है सी। ज़्यादातर लोगों ने डी आंसर किया है बट डी इज़ रॉन्ग। ये सभी नहीं हो सकते क्योंकि जो स्वपोषी हैं वो मांसाहारी नहीं हो सकते और जो मांसाहारी हैं वो स्वपोषी नहीं हो सकते। मतलब कार्निवोरस एट्रोट्रॉफ नहीं हो सकते और ऑटोट्रॉफ जो हैं वो कार्निवोरस नहीं हो सकते। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा,
वो भी मैं आप लोग को एक बार क्लियर कर देती हूँ फटाफट से। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है स्वपोषी, जिसमें कि आपके पेड़ पौधे आ जाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको सभी को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन सनलाइट, एयर एंड वाटर, इनके होने से ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है या जिसको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये कंप्लीट कर पाती है। ठीक है, तो जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं पेड़ पौधे। और कार्निवोरस होते हैं जो सिर्फ मांस खा के जीवित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हेट्रोट्रॉफ्स, विषमपोषी। अब देखिए पिक्चर आपको नीचे शो हो रहा होगा कि देयर आर जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, यहाँ पे आपको हेट्रोट्रॉफ सारे दिखाई दे रहे हैं। किस किस तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हर्बीवोरस जो प्लांट ईटिंग कर रहे हैं, कार्निवोरस वो मीट ईटर्स होते हैं। अब जो हर्बीवोरस है वो मांस नहीं खाएगा, और जो कार्निवोरस है वो घास पत्ते नहीं खाएगा। थर्ड नंबर में आप देखेंगे कि ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, तो ओमनीवोरस जो है वो क्या करते हैं, वो मीट भी खा रहे हैं, मतलब मांस भी खा रहे हैं, और वो प्लांट्स भी खाते हैं, दोनों तरह के वो हो जाते हैं। और लास्ट आपका होता है डेट्रीवोरियस होते हैं। ये क्या करते हैं, जो मृत चीज़ें होती हैं, मरे हुए जानवर हैं, सूखे पत्ते हैं, गले हुए पत्ते हैं जिनमें कीड़े लग गए छोटे छोटे, उस टाइप की चीज़ों को ये खाते हैं। ठीक है, तो ये सड़ी गली चीज़ों को खाने वाले हो गए। तो ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ टोटल 4 तरह के हेट्रोट्रॉफ्स हैं, बट 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स इसलिए लिखा है कि कार्निवोरस ओमनीवोरस को एक साथ इसने प्रेजेंट कर दिया है। वैसे हम देखें तो 4 तरह के यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो जितने भी तरह के उपभोक्ता हैं वो सारे ही क्या हैं, विषमपोषी हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ये सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। आपने जब फूड चेन देखा है तो उसमें कंज्यूमर होते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, एक द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और एक लास्ट रहता है, तृतीयक रहता है। तो ये सारे वही हैं, लेकिन जो ऑटोट्रॉफ्स है वो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो यहाँ जो है सभी उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता में कौन आ जाएगा, विषमपोषी, क्योंकि ये सभी चीज़ें खाते हैं। ये पेड़ पौधे को भी खा रहे हैं, जानवरों को भी खा रहे हैं, तो इसमें विषमपोषी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट है? यहाँ उपभोक्ता की बात पूछी गई है। ठीक है, जो सभी तरह की चीजें हैं तो वो आपका हेट्रोट्रॉफ्स हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ को एक पारिस्थितिकी प्रक्रिया द्वारा बार बार पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए, जिसे कहा जाता है, देखिए नवीनीकरण की बात की जा रही है, एक चक्र चलता रहता है। मैटर मस्ट बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय इकोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोकेमिकल साइकिल और एनर्जी फ्लो। टाइम शुरू होता है आपका, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, जैव भू रासायनिक चक्र, ऊर्जा प्रवाह। और इसका आंसर जो है ये है सी, जैव भू रासायनिक चक्र। एक साइकिल चलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक रिसाइकल अगेन एंड अगेन, मतलब उसको क्या किया जा रहा है, एक चक्र की तरह इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है बार बार। तो ये क्या हुआ, पुनर्नवीनीकरण, मतलब एक बार वो खत्म हो गया, फिर से उसको स्टार्ट किया गया, फिर वो खत्म हो गया। तो जैव भू रासायनिक चक्र किस तरह से चलता है, एक पत्ता जो है वो सूख गया, सूखा पत्ता क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद वहाँ फिर नए पौधे का जन्म हुआ। जो पौधे उस सूखे पत्ते से क्या कर रहे हैं, खाद का काम कर रहे हैं, वो मिट्टी में मिल जा रहा है, और फिर एक नया पौधा बनता है। उससे फिर क्या होता है, वो फल फूल जो भी देना होता है देता है, फिर उसके एक समय के बाद पत्ते झड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक चक्र क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। इसी चक्र को क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं।
तो सब अपना टोटलिंग भी करते जाएंगे कि 20 में से कितने कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। लास्ट में सभी अपना अपना नंबर मुझे भेजेंगे। डैश जल्दापारा अभ्यारण्य में संरक्षित है। कौन? डैश इज कंजर्व्ड इन जल्दापारा सेंचुरी। राइनो, नीलगाय, हंगुल, मगरमच्छ। टाइम स्टार्ट हो गया आपका। और इसका राइट आंसर जो है वो आ गया ए। ए इज द राइट आंसर। जल्दापारा जो है ये वेस्ट बंगाल में है आपका। और ये जो अभ्यारण्य है ये खासकर स्पेशली जो बनाया गया है वो गैंडों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। एक काजीरंगा भी आपने पढ़ा था, कल ही मैंने बताया था आप लोगों को। और एक ये अभ्यारण्य जो है जल्दापारा जो कि वेस्ट बंगाल में है, स्पेशली गैंडों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर बहुत लोगों के गलत आए हैं, जिसको कि आप लोग सही करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। बहुत हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है देखने में ये अभ्यारण्य। और यहाँ पे जो है जो राइनो है उनको संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग आंसर अपना ठीक करेंगे। आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट में स्थित है। द डैश बायोस्फीयर रिजर्व लाइन्स इन वेस्टर्न घाट। नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक और सुंदरबन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पश्चिमी घाट को आपको ध्यान देना है, इसमें क्लू यही है कि पश्चिमी घाट की बात कही गई है। और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नीलगिरी। ये आपका वेस्टर्न जो घाट है वहाँ पे है ये नीलगिरी। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे 3 तरह का सर्कल बनाया जाता है और जिसमें कि 3 अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके बारे में मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले बताया हुआ है। तो आप जानते ही हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व किस तरह का होता है। वहाँ सबसे जो बाहरी लेयर होती है वहाँ पे लोगों का रहना होता है, जो कि मतलब वहाँ पे आराम से लोग रह सकते हैं, जिसको ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। ठीक है ना। और एक होता है कोर जोन होता है जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्टेड रखा जाता है सेंटर पे। और एक बफर जोन होता है जहाँ पे बहुत तरह के रिसर्च होते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं और वहाँ से लोगों को अलग अलग तरह की जानकारियाँ मिलती हैं और जानवरों का संरक्षण होता है, कई तरह के पेड़ पौधों का संरक्षण होता है। तो ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप ध्यान रखिए कि बी होगा, नीलगिरी। वेस्टर्न घाट की बात की गई है। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में आ जाएगा। ठीक है, नंदा देवी आपका उत्तर की तरफ पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर है। अध्ययन जो जीवों की उनके पर्यावरण के साथ बातचीत से संबंधित है। अब ये बातचीत मतलब उनका रिलेशनशिप की बात की जा रही है। ठीक है, इंटरेक्शन, द स्टडी दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरमेंट। एटिलॉजी वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहा जाता है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी, या बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट आंसर करिए।
और आंसर इज सी। बहुत लोगों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी आंसर करना है आप लोगों को, टाइम आपका निकल जा रहा है। तो जिन्होंने भी सी आंसर किया है वो सभी बिल्कुल सही है, उनका आंसर सी इज द राइट आंसर। तो जो इकोलॉजी होती है, यहाँ पे पर्यावरण के साथ जो जीवों का अध्ययन किया जाता है उनके बीच में किस तरह के संबंध है ये देखा जाता है। बलराम जी, आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं बता दूं कि सीटीपी जो है उसकी टाइमिंग है 3 o'clock। रितु मैडम क्लास लेती हैं एवरीडे 3 बजे। आप फिलअप फॉर्म के साथ जुड़िए और सीटीपी की क्लास अटेंड करिए, और हमारे जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है उस पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको दिख जाएगी, जिसमें आप हमारी जो पुरानी क्लासेस है उसको वापस से देख सकते हैं, ठीक है। तो सीटीपी की क्लास आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सीटीपी जो सब्जेक्ट है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको करना ही चाहिए। तो क्लियर हो गया पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जहाँ पे अध्ययन किया जाता है जीवों और पर्यावरण के साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है उससे संबंधित। ओके नीतिका जी, ओके आज आप शायद न्यू स्टूडेंट हैं, आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं। तो हमारी जो क्लास है उसका टाइमिंग है 6 to 7 PM, शाम को 6 से 7 हमारी क्लास होती है एवरीडे, मंडे टू सैटरडे। संडे सिर्फ ऑफ होता है, बाकी हमारी रोज क्लास होती है, ठीक है। तो आप रोज हमारे साथ जुड़िए और जो भी क्वेरी है आप क्लासेस में कर सकते हैं। टेलीग्राम के साथ हमारे ज़रूर जुड़ जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपका कोई खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे लिंक नहीं आएगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे ना वीडियो के, तो आपको वहाँ लिंक शो हो रहा होगा, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आप ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह परिघटना है जिसमें पृथ्वी गर्मी बरकरार रखती है। डैश इज द फिनोमिनन, मतलब एक घटना है, नॉर्मल प्रोसेस है, इन विच द अर्थ रिटेन हीट। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक प्रभाव, भूमि प्रदूषण। एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल इफेक्ट, लैंड पोल्यूशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसका राइट आंसर है बी, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्योंकि ग्रीन हाउस जो है देखिए वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। पेड़ पौधों के द्वारा जो है वो पृथ्वी की गर्मी को बैलेंस करके रखती है, किस गैस की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड खुद नेचुरली, वो सब चीज़ें डिसाइडेड हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो उसको बैलेंस करके रखते हैं कि कितनी गर्मी जो है वो पृथ्वी जो है उसके लिए सही है, वहाँ के जंतुओं के लिए एक बैलेंस जो होता है मौसम, गर्मी जो होती है पृथ्वी की, उस बैलेंस को बना करके रखने का काम कौन करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। जो पेड़ पौधे जंगल हैं वही तो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव को बना कर रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यही हमारी दिक्कत का कारण हो रहा है कि ग्रीन हाउस में जो गैसें हैं उनका बैलेंस जो है वो बिगड़ता जा रहा है। किस कारण से? वो हमारे अपनी हरकतों के कारण बिगड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो पेड़ पौधों का जो एक इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ में, वो पूरी पृथ्वी को जो बैलेंस करके रखते हैं, सब प्रकार की गैसों का एक बैलेंस होता है, उसको ये ग्रीन हाउस प्रभाव बैलेंस करके रखता है पेड़ पौधों के द्वारा, ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से जो सब कुछ बना हुआ है, हरियाली, जो जंगल हैं, ये उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, नर्सरी आप कभी गए होंगे
तो वहाँ पे देखिएगा कि ग्रीन शेड लगा करके छोटा सा अलग से एक बना दिया जाता है रूम जैसा। वहाँ पे कुछ पौधों को स्पेशली रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वैसा माहौल मिलता है और फिर वो पौधे जो हैं, नाजुक पौधे होते हैं, वो अच्छे से ग्रो करते हैं। जब वो एक अच्छे पौधे में बदल जाते हैं तो उनको बाहर रखा जाता है। तो वहाँ इस तरह से प्रभाव बना जाता है, उसको ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। वो जो हाउस छोटा सा बनाते हैं उसको भी ग्रीन हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से बनाया ही जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर सके, उनको एक सही माहौल मिलता है। लेकिन हमारा जो नेचुरल ग्रीन हाउस है वो क्या है? ये पेड़ पौधे और जंगल ही तो है, जिसको हम काटते जा रहे हैं और हमारा पृथ्वी की गर्मी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ता जा रहा है पेड़ पौधों के कटने से भी। और साथ ही साथ हम कई तरह के जो कारखाने खोल रखे हैं, हमने गाड़ियां चला रखी हैं, इसके कारण जो है धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो रही है? बढ़ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी आगे बढ़ें। हाँ, प्रभा जी कह रही हैं ट्रीज को काटने के कारण। संस्कृत की क्लास अभी हो नहीं रही है नितेश जी। संस्कृत की पहले हो रही थी बट अब नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे बहुत कम आ रहे थे, तो वो क्लास तो बंद हो गई है, अभी नहीं हो रही है। हमारी हिंदी की, इंग्लिश की क्लास होती है, और सीडीपी की होती है, मैथ्स की होती है, एसएसटी की होती है, और मेरी ईवीएस की हो रही है। इतनी क्लासेस अभी हमारी हो रही हैं। और शुरू से आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा क्लास, उसके बाद एक बार वीडियो को शुरू से देखिए। उसमें मैं एवरीडे जो है आप लोगों की क्लास का टाइम टेबल बताती हूँ, तो जो लोग नए जुड़ते हैं वो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एक बार देखिए, इसीलिए मैं रेगुलर उसको बताती हूँ, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके रिया जी, गुड 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 इवनिंग। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन हैं? लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन: वंदना शिवा, मेधा पाटकर, मेनका गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर है बी। हाँ जी बलराम जी, 6 to 7 हमारी क्लास रहती है, एंड बी इज़ द राइट आंसर, मेधा पाटकर। ये आपको बिल्कुल नाम के साथ याद रखिए। जैसे चिपको आंदोलन का आप जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा है, नर्मदा बचाओ का आपको याद रखना है मेधा पाटकर, ऐसे करके। जैसे पेटा की है मेनका गांधी, जो जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैं हर तरह के क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे होंगे कि हर प्रकार के क्वेश्चन जो हैं लेकर के आपके लिए आ रही हूँ, ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो वो मिस ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइंस की देखिए क्लास के लिए मैंने कहा है, बट अभी तक तो कुछ भी नहीं शुरू हुआ। अगर होगा तो मैं आपको पहले से बताऊंगी, बट मुझे लग नहीं रहा है कि साइंस के लिए कुछ क्लासेस शुरू हो रही हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, जैसे ही कुछ अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको बताती हूँ। भोपाल गैस त्रासदी का कारण है। द कॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी इज मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल कार्बोनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल सल्फेट। चलिए दीपक जी, आपने वंदना शिवा के बारे में कहा है, तो इसके लिए कल आपके ऊपर ही जिम्मेदारी देती हूँ, आप सब बच्चों को आज होमवर्क देती हूँ कि वंदना शिवा के बारे में आप पता करके आइए। ठीक है, ये आज आप लोगों का होमवर्क है। राइट आंसर इज सी, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। मेरी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि इतनी अच्छी क्लास को मैं पढ़ाती हूँ।
बिल्कुल डेट सही आ जा रहा है आप लोगों का, बिल्कुल सही, वेरी गुड, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी, सभी को पता है इस बारे में। तो ये जो कंपनी थी इसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है। और यहाँ से जो ये गैस लीक हो गई थी, इससे बहुत सारे लोगों की जान जो है वो चली गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिजली और खाद दोनों प्रदान करते हैं। बोथ पावर एंड मैन्योर आर प्रोवाइडेड बाय थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, बायोगैस प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों का। राइट आंसर इज सी, और आप लोग सभी सही हैं। दीपक जी ने गलत आंसर किया था बट फिर फटाफट सुधारा उन्होंने। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल तो आप जानते ही हैं, है ना, तो पानी से जहाँ इलेक्ट्रिक बन रही है, और यहाँ पूछ रहा है कि बिजली और खाद दोनों बन रही है, तो बायोगैस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। यहाँ किसी को कोई डाउट भी नहीं लग रहा है मुझे होगा। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोटोकेमिकल स्मॉग, बोथ ए एंड बी, शहरीकरण, औद्योगिकरण, फोटोकेमिकल धुंध, या ए और बी दोनों। फटाफट अपने आंसर करते जाइए। और इसका राइट आंसर डी है, आप सभी सही आंसर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर इज राइट, एक दो गलत हैं बट मोस्ट ऑफ द आंसर आप लोगों के सबके सही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी क्लास। कोई बात नहीं, देखिए अफसाना जी, गलती होती है, मुझसे भी गलती हो रही है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बिल्कुल सब कुछ जानता है। मैंने आपको पहले भी कहा है, हर कोई हर चीज़ नहीं जानता है। हमको ये कोशिश करनी है एज अ टीचर कि हमें जहाँ से भी नॉलेज गेन करने मिल रहा है हमें गेन करना चाहिए। और हर चीज़ याद भी नहीं रहती है, कितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं और कई बार भूल जाते हैं, ठीक है, तो पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती। तो यहाँ ए और बी दोनों होगा, शहरीकरण के कारण भी और औद्योगिकरण के कारण भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। धुंध से तो कोई पोल्यूशन होगा नहीं, जो स्मॉग लग जाता है उससे कोई नॉइस पोल्यूशन तो होगा नहीं ना, हमको ध्वनि तो आ नहीं रही है धुंध से, तो इसलिए ये इसमें नहीं आएगा, ए और बी दोनों आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वनस्पति के अध्ययन के लिए हालिया एक तकनीक, अ रीसेंट टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ वेजिटेशन, फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन। फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, आनुवंशिक सूचना विश्लेषण, अवलोकन। फटाफट अपने आंसर देते जाइए। अब 18 हो गया है, 2 क्वेश्चन और हमारे बचे हैं। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर तो है नहीं कहीं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ग्रीन मफलर तो कहीं नहीं है, आनुवंशिक सूचना विश्लेषण। और इसका राइट आंसर जो है वो है बी, रिमोट सेंसिंग। इसके बारे में भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो रिमोट सेंसिंग होती है ये ऐसे जगहों पे सेंसिंग की जाती है, सैटेलाइट के द्वारा या किसी मशीनरी के द्वारा पता किया जाता है कि उस एरिया में किस तरह के जो हैं वन्य जीव पाए जाते हैं और वहाँ पे वनस्पति कैसी है, किस किस तरह के पेड़ पौधे
और कई तरह की जड़ी बूटियों के बारे में पता किया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग ऐसी एरिया में किया जाता है, रिमोट एरिया मतलब जो नॉर्मली लोगों के पहुंच से बाहर है, वहाँ नॉर्मली आदमी जो है वो जा नहीं पाते हैं किसी भी कारण से। या तो वहाँ का रास्ता इस तरह का होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिनाइयों से भरा रास्ता, जंगल बहुत गहरे होंगे, ऐसी कोई जगह जहाँ आसानी से जो है लोग पहुँच नहीं सकते। तो उन सब जगहों के बारे में पता करके वहाँ के जो वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है रिमोट सेंसिंग। तो अब क्या है, लोगों की बसाहट इतनी हो गई है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, वहाँ पे अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे अध्ययन शुरू हो रहे हैं। वहाँ पे कई जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए यही है, रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं। तो ये रिमोट सेंसिंग इसीलिए की जाती है जिससे कि उस एरिया के जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में पता किया जा सके, वहाँ किस तरह की वनस्पति मिलती है उसके बारे में पता किया जा सके, जानवरों के बारे में पता किया जा सके। तो ये आजकल जो है नई तकनीक जो है ये ईजाद हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालाब परितंत्र का प्राथमिक उत्पादक है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम। जूप्लैंक्टन, रेड एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, फ्लोटिंग प्लांट्स। टाइम स्टार्ट हो गया आप लोगों का, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आंसर इज सी, फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक। सी है वो राइट आंसर है, और ज़्यादातर अभी तक लोगों का आंसर जो आया है वो सी में ही आया है। वेरी गुड। तो आपने देखा होगा कि जो काई लगी हुई होती है ग्रीन कलर की, दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, जो कुछ दिखाई नहीं भी देती और पानी को एक हरापन देती है ना, हरापन हमें दिखाई देता है, तो वो भी है। आपका तुक्का भी सही लग गया है दीपक जी। और पादप प्लवक जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, वो काई जो लगी हुई होती है, बहुत ही ऐसे छोटे पदार्थ होते हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, लेकिन एक ग्रीनिश आपको देखना तालाब में पानी जो है वो दिखाई देता है। तो वो पानी को पी करके जो उसमें जलीय जीव होते हैं वो आराम से रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, और ये क्या काम करते हैं पानी में, ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया जो है यहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और इसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और ये खुद जो है भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हमें दे रहे हैं ऑक्सीजन। उसी तरह से ये पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और इस तरह से ये जो साइकिल है ये इजीली चलता रहता है। और पहला उत्पादक ही होता है जो पेड़ पौधा होता है, हमेशा से ये फूड चेन का फर्स्ट जो शुरुआत होती है वो एक पौधे से ही होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अब आगे बढ़ते हैं। जिस क्षेत्र में दो पारिस्थितिक तंत्र एकजुट होते हैं उसे कहा जाता है, द जोन इन विच टू इकोसिस्टम आर यूनाइटेड इज नोन एज। जहाँ पे दो तरह के इकोसिस्टम, समुद्री और थोड़ा रेगिस्तानी इलाका एक साथ आ जा रहा है, मतलब रेत और पानी एक साथ आ रहा है, या फिर बहुत जंगल है उसके बाद थोड़ा सा सूखा इलाका आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको आला कहते हैं, आवास कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, या इकोटोन कहते हैं। बहुत इजी आंसर है ये भी, फटाफट आंसर करिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका। डी इज़ द राइट आंसर, और ज़्यादा लोगों ने भी आंसर नहीं किए हैं, फटाफट आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इकोटोन, जहाँ पे दो तरह के जो हैं इकोसिस्टम
अलग अलग तरह के वो एकजुट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं तो वो मिलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जंगल है तो जंगल ही है, कहीं ना कहीं जंगल के बाद नदी का भी होता है रहना, नदी बहती है साथ में, तो वो इकोटोन जो है आपस में वो दो इको जो सिस्टम है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं वहाँ पे, तो उसको कहा जाता है इकोटोन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप का जो है डी जो है वो राइट आंसर है। अब फटाफट अपने मार्क्स जो हैं आप लोग जोड़ लीजिए और जोड़ के मुझे बताइए कि 20 नंबर में आपको कितने नंबर मिले। तब तक जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ। जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि आप फिलअप फॉर्म को सब्सक्राइब करेंगे और उसमें जो वीडियो ऑप्शन आपको दिख रहा है वहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको हमारी चैनल में जितने भी वीडियो हैं वो सारी दिखाई देंगी, उनको आप देख लीजिए। और जो हमारी क्लास अटेंड करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और जो बच्चे क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं वो लाइक किए बिना नहीं जाएंगे क्लास से, सबको लाइक करना है। अच्छा नंबर आने लगे, माही जी का 13 है, प्रियंका जी 14 पहले रहेगा और 20 बाद में रहेगा, ठीक है, इसको ठीक करिए। दीपक जी का 14, ओके, प्रियंका जी का 13, थैंक यू सो मच माही जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना जी का 12, बड़े ईमानदार बच्चे हैं मेरे। और बबीता कुमारी जी, मैं इसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं बबीता जी, कल से आप फिर काउंटिंग शुरू करिएगा, ठीक है। तो अब हम एवरीडे क्या करेंगे, हमारी काउंटिंग करेंगे कि हमको 20 में कितने नंबर मिल रहे हैं। और साथ साथ अगर आप थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते जाएंगे, जो मैं साथ साथ आप लोगों को कुछ कुछ और चीज़ें बताती हूँ, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे एक शॉर्ट नोट आपका तैयार रहेगा। कोई बात नहीं, सही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और थैंक्स टू ऑल। और फिर कल मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, जहाँ पर आप सभी को क्या करना है, बस ये आप लोगों को याद रखना है कि आज आप लोगों को एक होमवर्क मिला है। और वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क ये है कि वंदना शिवा के बारे में आप सभी पता करके आएंगे, और कल मैं भी बताऊंगी आप लोगों को उनके बारे में, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कल का, ठीक है। और कल हम आगे और 20 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और बिल्कुल अच्छे से मैं डिस्क्राइब भी आप लोगों को साथ साथ करती जाऊंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक्स टू ऑल।